चलो अब मैथ्स 2 के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। अब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक चलेंगे। ओके, चैप्टर 1। फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। An agent who gives guarantee to his principal that he will pay the sell price of a goods is called, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल क्रेडरे एजेंट। वो गारंटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है तो डेल क्रेडरे एजेंट है। द एजेंट हु गिव्स who is given a possession of a goods to be sold is known as, जिसको हमने possession दिया है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। ओके, अब तुमने पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है, अब कुछ चीजें समझ लो। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें इन ऑब्जेक्टिव से मोस्टली तुम्हारे जो भी इनके टर्म्स है चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के, ये टर्म्स तुम्हारे सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एजेंट हु हैज गिवन अ पोजेशन ऑफ अ गुड्स, पोजेशन जिसको दिया वो फैक्टर रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ अ बिल एक्सपायर इज कॉल्ड, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, लीगल ड्यू डेट क्या होता है? इसके आगे 3 डेज एक्स्ट्रा वो होता है लीगल ड्यू डेट, तो नॉमिनल ड्यू डेट यहाँ पे आएगा। द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज, आफ्टर एडिंग 3 डेज अभी बोला मैंने, क्या होगा? लीगल ड्यू डेट। ओके, देन द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सम ड्यू को हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कैश वैल्यू या ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। कुछ क्वेश्चंस में हमने किया भी है, तो ये चीजें याद भी, अगर तुमको याद, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, अगर तुमको फिर भी डाउट लग रहा है तो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में तुमको क्लियर हो जाएगा कि सम ड्यू एंड फेस वैल्यू जनरली एक ही है। P इज एब्रिवेशन फॉर, P हम किसके लिए लेते हैं? प्रेजेंट वर्थ। अगर तुमको पता भी नहीं है तो P एंड P का एक ही है। ओके, हाँ। बैंकर्स गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट, बैंकर्स गेन सिंपल इंटरेस्ट किस पे था? फेस वैल्यू, कैश वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, किस पे था? ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, बैंकर्स गेन ट्रू डिस्काउंट पे है, हमने फॉर्मूला भी लिखा था। बैंकर्स गेन इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट जो रहता था उस पे हम n इंटू आर लगा रहे हैं। ओके, देन मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्केट प्राइस को हम और क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस अलग होती है, सेलिंग प्राइस अलग होती है, लिस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस सेम होता है। देन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन, देन अगर एक ही डिस्काउंट दिया है, एक ही डिस्काउंट दिया है तो इनवॉइस प्राइस ही मेरा नेट सेलिंग प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस ही मेरा नेट सेलिंग प्राइस होगा। अब अगर इसकी सीक्वेंस थोड़ा सा समझना है ना, तो तुम्हारा पहले रहेगा लिस्ट प्राइस, इस लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मेरे को मिलेगा इनवॉइस प्राइस, कि जिस पे हमने इनवॉइस बनाया है। उसमें से हम अगर कैश डिस्काउंट माइनस कर दे तो मुझे नेट सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ एंड फेस वैल्यू क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट। क्लियर, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड, बोलो बोलो, आसान है। ड्रॉवर। एंड डॉट डॉट इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, जो ऑक्शन से सेल कर रहा है, जो ऑक्शन से सेल कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्शनियर, उसको हम बोलेंगे ऑक्शनियर। देन द ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, ट्रेड डिस्काउंट किस पे अलाउड होता है? लिस्ट प्राइस, अभी मैंने बताया लिस्ट प्राइस। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बैंकर्स डिस्काउंट को हम और क्या बोलते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट का एक और नाम है कमर्शियल डिस्काउंट, कमर्शियल डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डॉट डॉट देन ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज क्या? हायर लोअर, उसके बारे में पूछा। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन ट्रू डिस्काउंट, तभी तो बैंकर को गेन मिलेगा ना। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर गेन। नेक्स्ट,
The date by which the buyer is legally allowed to pay amount is known as legally allowed to pay amount. Legally allowed is a legal due date. Legal due date. ठीक है. Next question. A dot dot is an agent who brings together buyer and seller. कौन है? कौन सा एजेंट है? एजेंट नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम एजेंट ही बोलते हैं, बट वो बायर एंड सेलर दोनों को मिलाने का काम करता है. इसको याद रखो, बायर एंड सेलर दोनों जब भी आते हैं तो वो ब्रोकर एंड ब्रोकरेज होता है, क्योंकि ब्रोकर दोनों को मिलाता है और ब्रोकर जो है वो दोनों के पास से कमीशन लेता है. ओके, तो दिस इज ब्रोकर. Next, if the buyer is allowed both trade and cash discount and dot dot discount is first calculated on dot dot price. कौन सा डिस्काउंट? सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस. डॉट डॉट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटेगा, मुझे क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस मिलेगा. अभी मैंने सीक्वेंस बता दी थी, तो वही सीक्वेंस याद रखना है. इसको हम बोलेंगे इनवॉइस प्राइस. True or false? A broker is an agent who gives guarantee to the seller that buyer will pay. गारंटी कौन देता है? डेल क्रेडिट देता है, तो ये false है. Next, the cash discount is allowed on list price. Cash discount कभी भी list price पे allowed होता है? नहीं. Again false. True discount is allowed on catalog price. Sorry, true नहीं. Trade discount is allowed on catalog price. तो ये क्या रहेगा? True. The buyer is legally allowed 6 days grace period. Legally allowed कितना है? 3 days है, तो false. The the date on which the period of a bill expire is called nominal due date. Obviously, true. The difference between the banker's discount and true discount is called sum due. Banker's discount and true discount के बीच जो difference है वो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स गेन बोलते हैं ना, तो फॉल्स. बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन ट्रू डिस्काउंट. नहीं, फॉल्स. द ट्रू बैंकर्स डिस्काउंट इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल डिस्काउंट. हमने अभी कहीं लिखा था कमर्शियल, राइट? तो ट्रू है. द जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट. जनरल बोलो कैश डिस्काउंट ज्यादा देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इसीलिए कैश डिस्काउंट इज लेस देन चाहिए, तो ये फॉल्स आया स्टेटमेंट. ओके, अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. पर्सन कैन, ट्रू, ले सकता है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही मिले, तो दोनों भी ले सकते हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट खत्म. एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कैलकुलेशन करने. अब यहाँ पे बड़ा मजा आता है. The value of goods rupees X. The commission is 7.5 on first 10,000. First 10,000 पे 7.5 कितना आएगा? 7,500 कि 750? 750. Okay. Then 5% on the balance. जो भी बैलेंस रहेगा 10,000 के ऊपर जो भी बैलेंस मिलेगा उस पर 5% मिलना है. ठीक है, तो अब कितना है क्वेश्चन में दिया है क्या कि कितना है? एजेंट ने, ओके, हमको सेल्स ही निकालना है, और एजेंट ने कितना रेमिट किया है? 33,950. वो ये कब है? जब उसका सेल्स, उसका माइनस वो जो सेल्स पे ये 750, 750 एंड और उसका जो भी कमीशन रहेगा वो माइनस होने के बाद, तो ये कमीशन क्या होगा? x माइनस 10,000. तो इसको इधर ऐसे ही लिखोगे ना, x माइनस 10,000, और ये हो जाएगा 0.05 x माइनस 500. करेक्ट? 5 मतलब 5/100 इज 0.05. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 750 देन 0.05 x. ओके, इन्होंने 100 में रखा है तो हम इसको 0.05 नहीं लेंगे, हम इसको 5/100 x रखेंगे. तो यहाँ पे भी 5/100 x माइनस 500. ओके,
तो ये माइनस और ये -500 इस साइड में गए दोनों, तो ये कितना आया तुम्हारा 1250 ऐड करना है। 1250 ऐड किया तो सेम उतना ही हो रहा है। और ये इसका और इसका डिफरेंस किया है 95/100। तो 195 डिवाइडेड बाय 19, 5 5 से डिवाइड किया है तो ये आएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए 20/19 इंटू 34,200, 6,000, 36,000 आया तुम्हारा सेल्स। ओके, मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, तुम्हारे पास है नहीं, मैंने बस तुमको तरीका बताया। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं तुमको तरीके बता रही हूँ। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देन राइटिंग प्रैक्टिस तुमको खुद ही करनी है। मुझे सुनो, फिर जाके वापस क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। अगेन बोल रही हूँ, हो जाएगा, बस याद रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट, the rate of discount 15% and other charges is equal to 2.5% on the list price. The list price of a tricycle in a Mumbai is 600. ठीक है, the net selling price is equal to list price minus discount plus other charges. Okay, ब्लॉक क्यों दिया है पता नहीं, यहाँ पे नहीं चाहिए। चलो, 600 माइनस कितना है, डिस्काउंट कितना है 15%, तो यहाँ पे 15 आएगा। ओके, अदर चार्जेस किस पे है, अगेन लिस्ट प्राइस पे है, तो 600 आएगा। ठीक है, देन लिस्ट प्राइस इन द नासिक इज 750। 750 के अकॉर्डिंग तो नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू निकालना है हमको लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इज 750 एंड माइनस 10/100। इसका आंसर निकालने के लिए इन्होंने जगह नहीं दी है, बट तुम आंसर निकाल लेना। यहाँ पे क्या आएगा, 600 माइनस 15, ये 510 एंड 600 का 2.5% 15 आता है, तो 15 ऐड करो, 510 प्लस 15, 525। ओके, ये 525, 150 प्रॉफिट आ गया। कर लो -675। अब यहाँ पे ना कहीं कहीं तुम उल्टे तरीके से भी जा सकते हो, पर नहीं जाना चाहिए, समझ के आंसर कर सकते हो। आगे क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ प्रॉफिट पर बाइसिकल। ओके, प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है 13,500। हमको नंबर ऑफ बाइसिकल्स पता है क्या, नंबर ऑफ ट्राइसिकल, सॉरी, नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स पता है क्या, नहीं, पर मुझे प्रॉफिट पर ट्राइसिकल पता है, तो मैं वहां से नंबर ऑफ ट्राइसिकल निकाल सकती हूँ। टोटल प्रॉफिट अपॉन 150 कितना आया, 13500 अपॉन 150, 90। डन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, cost price is equal to 100. A manufacturer make the profit of 30% on cost after allowing 35% discount. कॉस्ट पे प्रॉफिट है उसका 30%, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो कॉस्ट है तुम्हारा 100, 30% किस पे लगाओगे, 100 पे, 130 आया तुम्हारा। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 35%। 35% किस पे लगाओगे, लिस्ट प्राइस पे ही लगाओगे ना, तो 35% ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमको पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड करना है, तो उसको तुम x कंसिडर करो। ओके, या इधर लिस्ट प्राइस लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस रखा तो ये हो गया इधर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65। आंसर उन्होंने निकाल के दिया है, तो करने की जरूरत नहीं है। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, न्यू कॉस्ट प्राइस चेंज होने वाली है, वो हो जाएगी 120। यहाँ पे 20% लिखना है, 20/100। ओके, तो न्यू लिस्ट प्राइस क्या होगी, न्यू लिस्ट प्राइस 200। 200 कहाँ से आया, उन्होंने दिया है तो सोचो मत।
इस क्वेश्चन में सोचना नहीं है। देन एक्स परसेंटेज बोला है, एक्स परसेंटेज हमको पता है क्या? नहीं। लिस्ट प्राइस कितनी है? नहीं, कॉस्ट है तुम्हारा 120। ओके, और प्रॉफिट है तुम्हारा कितना? एक्स परसेंट। ओके, एक मिनट, प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट इज 30%, तो यहाँ पे 30, तो 120 पे 120 इंटू 30%, 36, 156 करेक्ट आया, ठीक है। लिस्ट प्राइस, हमको लिस्ट प्राइस ही फाइंड करना है, जिसको हमने एक्स कंसिडर, नहीं एक्स उसको नहीं बोला है। लिस्ट प्राइस हमारे पास है 200, सेलिंग प्राइस है 156, ठीक है। उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन करने हैं। ये इधर से 2x आया, इधर 200 माइनस 156, 44, तो x इज इक्वल टू 22। तो रिडक्शन इन रेट ऑफ डिस्काउंट 35 से रेट ऑफ डिस्काउंट 22 हो गया, तो 13% रिडक्शन। नेक्स्ट, face value is equal to 4015, r is equal to 8%, the date of drawing bill is 19th January 2018, बिल का पीरियड 8 महीने, तो नॉमिनल ड्यू डेट कब आएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आफ्टर 8 मंथ मतलब सितंबर आएगा, सितंबर में 19th सितंबर, ओके, 19 सितंबर 2018। लीगल ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऐड किया तो आ जाएगा। बिल डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फरवरी दिया है, 28 फरवरी 18 के बाद कोई दिन बचता है फरवरी का? नहीं, तो इसीलिए मार्च अप्रैल में होते 30 दिन, मई के होते 31 दिन, जुलाई के अगेन 31, एंड सितंबर के कहाँ तक लेना है हमको? नॉमिनल ड्यू डेट या लीगल ड्यू डेट? अप टू लीगल ड्यू डेट, तो लीगल ड्यू डेट 22 है, तो यहाँ पे 22 आएगा। करो टोटल, टोटल उन्होंने करके दिए, वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू एस एन आर अपॉन 100, 4015 इंटू 206 upon 365 into r is 8 upon 100, into 206 upon 365 into 8%, 818.28 है, तो उन्होंने 70 लिया, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा आएगा 181.3, तो माइनस करो इसको, 401315 आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, फेस वैल्यू दिया है 12%, सीवी दिया है 7108, एंड एस सम ड्यू माइनस सीवी करोगे तो मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंकर्स डिस्काउंट आया तुम्हारा 192, ओके। बिल जो है वो डिस्काउंटिंग किया है 22 अक्टूबर को, और ड्यू कब था दिया ही नहीं है, नहीं दिया है। ड्रॉइंग द बिल ड्रॉ कब किया है? 7 जून को, और 28 अक्टूबर मेरे पास, अच्छा उल्टा क्वेश्चन है। ड्यू डेज इज 80 days आफ्टर द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। लीगल ड्यू डेट 80 दिन के बाद है, लीगल ड्यू डेट 80 दिन के बाद है, कहाँ से? जहां से बिल डिस्काउंटिंग किया है, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे अक्टूबर के कितने दिन बचे? अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, उसमें से 22 दिन गए तो 9 आए। दिसंबर के पूरे आएंगे क्या? आएंगे, मुझे 80 तक जाना है, तो दिसंबर के 31 डेज, अब 31 प्लस 30 61, 61 प्लस 9, 61 प्लस 9 कितना हुआ? 70, और अब 80 दिन करना है हमको, राइट। 80 दिन करना है, तो कितने दिन बचे? 10th, और वो नहीं समझ आ रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पे लीगल ड्यू डेट 10th जैन, ओके, 10th जैन 2018, जो भी डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, उसके 3 दिन पहले मतलब 2018, ओके। द पीरियड ऑफ बिल, कितने महीने का बिल था? सॉरी, 7 जून से लेके 7 जनवरी तक, जुलाई, अक्टूबर, सब, सॉरी यार, जुलाई के बाद अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ्स के लिए पीरियड था। ओके, अब यहाँ पे जब डेज निकालने हैं तो पूरे 80 दिन आए कहाँ से? हमने वो नीचे से कैलकुलेशन तो कर लिया, हमको ऊपर भी तो दिखाना पड़ेगा, राइट? तो बैंकर्स डिस्काउंट 192, एसडी क्या था मेरा? सम ड्यू इज 3700, 7300, एक्स अपॉन क्या होगा? 100, एक्स अपॉन 365 इंटू 12/100। तो यहाँ से मेरे x का वैल्यू आएगा और ये 80 डेज ही आने वाला है। ये यहाँ से डायरेक्ट लिख लेना और बस यहाँ पे देखो, सिंपल है। कुछ चीजें हमको एक्टिविटीज में डायरेक्ट मिलती है जहाँ पे हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, तो वो यूज करो। अपने इसको खोल के रखो, कहाँ कहाँ से क्या क्या दिख रहा है। और मैं चीटिंग करनी है ना तो ऐसी करो, कहीं और से मत करना। दिस इज लॉजिकल चीटिंग। मैंने आंसर निकाला ही नहीं, मैंने ये कैलकुलेशन किया ही नहीं, मैंने ये कैलकुलेशन किया ही नहीं, राइट? 80 के हिसाब से चली गई मैं तो। और यहाँ पे ये 80 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लीगल ड्यू डेट इज 80 डेज आफ्टर बोला है, तो मुझे पता है कि 80 दिन आएंगे। और यहाँ से ये 80 में ये 10 बचा, ये भी मैं डायरेक्ट ले सकती हूँ। क्लियर? और ये आंसर भी कर सकते हो, तो जितना कर सकते हो लॉजिकली उतना तो कर लो। ओके, चलो चैप्टर 1 हो गया। चलो अभी चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। चैप्टर 2 कौन सा था? इंश्योरेंस एन्युटी। इंश्योरेंस एन्युटी में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा इंश्योरेंस एन्युटी में? हमने यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बात किया, क्लेम के बारे में बात किया, फिर एन्युटी में हमने प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इनके बारे में बात किया। तो इसके अभी क्वेश्चंस देखते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव्स। तो चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्लेजेस पेमेंट ऑफ एन agreed upon amount to a person or his her nominee on happening of an event covered against, ठीक है? covered against is technically known as, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन पे लिया है ना, राइट? टू द पर्सन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन कवर्ड अगेंस्ट, तो कवर्ड अगेंस्ट जो भी रहेगा इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। हिज और हर नॉमिनी, पर्सन और उसके लिए, पर्सन और या फिर उसके कोई नॉमिनी होंगे उनके लिए, तो वो लाइफ इंश्योरेंस है। देन इंश्योरेंस कंपनीज collect a fixed amount from their customers at a fixed interval of a time. This amount is called as installment, तो नहीं बोलते, EMI में नहीं बोलते, contribution भी नहीं है, it is a premium, right? हमने premium आंसर निकाले थे। Next, which of the following are the different types of insurance? Life insurance, health insurance and liability insurance. कौन से टाइप है? Only 1, 2 या सारे के सारे है? क्या है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी आता है, हाँ ध्यान रखो, आता है। 4, बाय टेकिंग द इंश्योरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या एक्सीडेंट का रिस्क कम कर सकता है इंडिविजुअल? नहीं कर सकता। फिर उसका कॉस्ट कम कर सकता है, एक्सीडेंट हो गया उसका कॉस्ट, ये भी नहीं कर सकता। ट्रांसफर कर सकता है क्या रिस्क किसी और को? अब मुझे खुद को लग गई, क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकती। लगेगी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कॉस्ट भी आ गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया सपोज, हाँ तो तुम तो चाहते हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं ना हूं, पर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि कॉस्ट लगेगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई तो ऑब्वियसली मैं रिस्क किसी और पे ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं किसी और को यहाँ पे पढ़ाने के लिए बिठा सकती हूँ क्या? नहीं बिठा सकती। पर अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो क्या होगा, अगर कुछ बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा या फिर सपोज फायर इंश्योरेंस है, कहीं पे आग वाग लग गई है, कुछ बड़ा लॉस हो गया, तो वो लॉस जो है वो लॉस मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मुझे ज्यादा बियर नहीं करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यू गेट अ पेमेंट ऑफ 8000, पेमेंट मिल रहा है एट अ बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल मुझे मिल रहा है, फॉर 5 years, अगले 5 साल तक मिलेगा, 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एनुअल वैल्यू ऑफ इट्स एन्यूटी, इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है।
तुमको दिक्कत होती है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करने में, तो अब सिंपली समझो पेमेंट मुझे मिलेगा, पर कब मिलेगा? अगर मैंने आज कुछ इन्वेस्ट किया है तो मेरे पास वो पैसा आएगा, तो इसीलिए इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू, राइट? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन आई। अब यहाँ पे देखो, ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर मतलब 1 प्लस आई आएगा, ओके। एंड प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू माइनस एन, राइट? हाँ, तो करो फिर, क्या आएगा आंसर बताओ। मैं कैलकुलेटर पे करने वाली हूँ, तुम यहाँ पे आंसर निकालोगे, ओके। बाय 1.061234 टी प्लस 1 इंटू 8000, ये आया मेरा आंसर 35,720 एग्जैक्ट, ऑप्शन सी। नहीं आ रहा है, अब लास्ट वाला टाइम बचा है तो मत करना, आ रहा है तो कर देना, ओके। इन एन ऑर्डिनरी एन्यूटी द पेमेंट और रिसिट ऑकर्स एट द, एन ऑर्डिनरी के लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी टुडे which is equal to the series of a payment in a future is called present value of annuity। आज के दिन की वैल्यू is present value of annuity। yes, next question क्या था? रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूटी ड्यू। ड्यू तो नहीं है क्योंकि हम रेंट कब भरते हैं? महीना खत्म होने के बाद, राइट? हाँ, अब वो कब तक भर रहे हैं हमको पता है क्या? अपार्टमेंट के लिए जितने टाइम हम रहने वाले उतने टाइम, तो वो टाइम मुझे आज पता है क्या? नहीं पता, तो इट इज अ परपेचुइटी। जब भी मुझे टाइम नहीं पता तो इट्स अ परपेचुइटी, इट्स अ परपेचुइटी, ओके। द नेक्स्ट, डॉट डॉट इज अ सीरीज, डॉट डॉट इज अ series of constant cash flows over a limited period of a time। limited period के लिए क्या होता है? it's a annuity। अगर unlimited period है तो perpetuity, अगर limited period है तो annuity। a retirement annuity is particularly attractive to someone who has, जिसको पता है कि chances of longevity ज्यादा है, जो ज्यादा दिन जीने वाला है उसी को रहेगा ना, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, an installment of a money paid for the insurance is a premium। general insurance covers all the risk, general insurance cover all the risk, but कौन सी रिस्क नहीं उठाता जनरल इंश्योरेंस? बताओ। लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस से तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा, तो लाइफ एक्सेप्ट लाइफ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पूरा पार्ट अलग है एंड जनरल इंश्योरेंस का पूरा पार्ट अलग है। अब मैं ये सोच रही हूँ जब तुम रिवीजन कर रहे हो या ये क्वेश्चंस कर रहे हो कि तुमने ये सारी चीजें पहले कर रखी है, इसीलिए मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, ठीक है? और जिन जिन चैप्टर्स में मुझे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तुमको पूरा पहले कुछ फॉर्मुलेज या कुछ चीजें रिवाइज करवा के ही आगे जाना पड़ेगा, वहां पे मैं पूरा करवा के लूंगी। पर जहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर मैं थ्योरीज रीड करते बैठू तो टाइम जाएगा, एंड मैं नहीं चाहती कि अगले 4-5 दिन में जब भी तुम्हारा एग्जाम हो और तुम इसमें ये चीज करते बैठो। तो अभी के एम के अकॉर्डिंग मेरा है, तो एम के अकॉर्डिंग ही मैं जाऊंगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अ इंश्योर वैल्यू इज, क्या बोलते हैं उसको? पॉलिसी वैल्यू। ये क्वेश्चन करते वक्त हमने किया था। द पर्सन हु रिसीव द एन्यूटी इज कॉल्ड, जो एन्यूटी रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अगर नहीं भी आया, एन्यूटेंट, एन्यूटेंट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, a payment of each single annuity is, the payment of each single annuity is called installment, installment। the intervening time between the payment of the two successive installment is called, जो दो सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट पीरियड। और क्या बोलेंगे? पेमेंट लिखा है ना तो पेमेंट पीरियड, पेमेंट period। then annuity where the payment occurs continuous forever, forever मतलब perpetuity। मैं अगर स्पेलिंग गलत लिखी हो तो माफ कर देना यार। चलो आगे। the payment of an annuity fall due at the beginning of the every period is annuity due, and fall at the end of the period is ordinary annuity and annuity regular, okay। next, the general insurance covers life, fire, theft। नहीं, लाइफ तो कवर नहीं करता, तो फॉल्स।
नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अ क्लेम कैनॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ अ लॉस. ट्रू. क्लेम ज्यादा कैसे लोगे? लॉस जितना हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा. द एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज अ पीरियड ऑफ अ 5 ईयर. एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज अ पीरियड ऑफ अ 5 ईयर्स. एक्सीडेंट इंश्योरेंस पीरियड ऑफ 5 ईयर का होता है क्या? नहीं होता. तो इट इज अ फॉल्स. एक्सीडेंट होगा तब मिलेगा. द प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एवरी मंथ. हर मंथ प्रीमियम भरेंगे हम, राइट? ट्रू. नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ एवरी एन्यूटी इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट. यस, ट्रू. Annuity certain begins on a fixed date and ends on an event happens. मतलब ये एक फिक्स डेट पे शुरू होगा और एक इवेंट ऑकर होते ही ये खत्म हो जाएगा. एन्यूटी का ऐसा नहीं है. फिक्स डेट डिसाइड रहेगी पर वो फिक्स पीरियड भी डिसाइड रहेगा. तो दिस इज फॉल्स. एन्यूटी कॉन्टिजेंट बिगिंस एंड एंड्स वेयर? on certain dates. Yes, true. Then present value of the annuity is a sum of present value of all installment. True. जितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसका आज के दिन का वैल्यू ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी होता है. देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट. अक्यूमुलेटेड रहेगा, राइट? तो इट इज ऑल्सो ट्रू. सिंकिंग, चलो, द सिंकिंग फंड इज अ सेट असाइड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. कुछ ऐसा अमाउंट है जो हम बिगनिंग ऑफ द पीरियड में अलग करेंगे एंड सिंकिंग फंड उधर से हम फंड्स निकालते जाएंगे. तो इट इज ट्रू. ऑब्जेक्टिव्स डन. अब हमको क्या करने हैं? एक्टिविटीज है. एक्टिविटीज, यस. तो फर्स्ट एक्टिविटी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है बिकॉज 10% प्रॉपर्टी वैल्यू का पॉलिसी वैल्यू है तो ये कुछ 10,000 आता है. एंड 10,000 पे अगर मैं 4% निकालूंगी तो ये आएगा मेरा कुछ 40 रुपीज. एंड प्रीमियम यहाँ पे आया है 280. और फिर उसमें से प्रॉपर्टी वर्थ 60,000 डिस्ट्रॉयड. ठीक है. और 60,000 का लॉस. यस, 60,000 का लॉस हुआ. पॉलिसी वैल्यू की जगह 7 लिखा है. प्रॉपर्टी वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूं? मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, तो ड्रॉप इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पॉलिसी वैल्यू दी है 70,000. पीरियड ऑफ पॉलिसी इज 15 ईयर्स. रेट ऑफ प्रीमियम 56 पर 1000 पे है. तो इंटू पर डिवाइडेड बाय पर 1000. तो वो किस पे रहेगा? पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम रहेगा. तो ये 70,000 उन्होंने आंसर निकाल के दिया है तो मैं वापस क्रॉस चेक नहीं करूंगी. द टोटल प्रीमियम पेड इज 3955. अच्छा, इंटू 15 ईयर्स. इंटू 15 ईयर्स. ठीक है. तो रेट ऑफ बोनस इज 6% पर 1000. दिस इज 70,000 पे बोनस मिलेगा क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 70,000 है. ओके. देन 420 इंटू 15. 12 क्यों लिखा मैंने? 15. देन ये तो तुम्हारा आंसर निकल गया है. देन पर्सन गेट्स रुपीज. कितने रुपीज मिलने वाले उसको? उल्टा कैलकुलेशन करो ना. 70,000 प्लस 6,300. तो बेनिफिट कितना हुआ? अगेन उल्टा कैलकुलेशन. अगर नहीं आ रहा है तो करो उल्टा कैलकुलेशन. ऐड कर दो, मिल जाएगा. और नहीं तो हमको तो पता होना चाहिए इतना है, इतना जाएगा तो बेनिफिट इसको इतना मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इमीडिएट एन्यूटी. P इज 2000, A इज 4000. 10%. तो 10% के लिए 10/100 0.1. नेक्स्ट क्या आएगा? 1/P. P कितना था? 2000. A कितना है? 4000. हाँ, तो डिवाइडेड बाय 4000 मतलब यहाँ पे कितना आया? 2 - 1. इसका मतलब 1/4000. 1/4000. तो C इज इक्वल टू कितना आएगा? C इधर गया और ये 4000 इधर गया. तो 0.1 इंटू 4000, 400. डन. नेक्स्ट, फॉर द एन्यूटी ड्यू. एन्यूटी ड्यू के लिए क्या आएगा? वो क्वेश्चन में उन्होंने सब करके दिया है तो अपना इतना काम रहता नहीं है. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर. पर क्वार्टर तो 16/4. 4 आएगा 4%. तो इधर मैं 4 लिखूंगी. 0.04 आ गया. नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने होंगे? 4 इंटू 1 4. अब बस फॉर्मूले में लिखो. सी के जगह पे क्या आएगा? सी दिया है, दिया है.
2000। आई कितना आया था मेरा 0.04। अगेन 1 + 0.04, एन कितना था 4। पुट कर दिया। पुट करके फिर अभी यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा ऐसे शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज 1.04, यहाँ पे भी 1.04 और डिनोमिनेटर में 0.04। इसका आंसर उन्होंने निकाल के दिया है। देन इसका आंसर निकाल के दिया है, तो शायद आई थिंक सो ये 20,000 डिवाइडेड बाय 0.04 का आंसर 50,000 आता है। तो ये 1.04 ऐसे ही रहेगा, अगर नहीं तो नीचे दिख रहा है। ओके, देन 1 - 0.8548, ये आएगा मेरा 0.1452। आंसर करके रख दो, खत्म। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 12,000 है, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, रेट ऑफ 5% है, तो इसको मैं 5/100। तो ए कितना बचा मेरा, 10 लाख में से 50,000 गए, 9,50,000। तो ए इज 9,50,000। देन आई क्या था 0.05। एन कितना है, एन कितना था 12, तो डिवाइड रेज टू 12, ये -1 क्या होगा, ये यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, ये जाएगा मेरा न्यूमरेटर में 0.05। डन। एक्टिविटी सबसे आसान, मैं बस बता रही हूँ कैसे कैसे चेंजेस करोगे। ओके, बाकी हमने कंसेप्ट जो है वो सारे कंसेप्ट वीडियो में डाल दिए हैं मैंने, तो वो कंसेप्ट वीडियो चेक करो। कंसेप्ट दिए मैंने, उसमें रिवीजन पूरा करवाया है, क्वेश्चंस करवाए हैं, किस तरीके से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, फॉर्मूले कैसे याद रखने चाहिए, सारी चीजें उसमें हो गई है। तो अगर ये पहले देख रहे हो तो जाओ वो वीडियो चेक करो। उस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर दोनों लिया है, एक साथ ही लिया है, चेक करो। बहुत प्यारा बनाया है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। चल आज के लिए इधर ही रुकते हैं अभी के लिए।